बाय डिफॉल्ट एक रूल याद रखो ना, कंसिडरेशन होगा तो क्या होता है, जीएसटी लगता है, कंसिडरेशन नहीं होता तो जीएसटी। लेकिन ऐसे कुछ आइटम लिखे हैं गवर्नमेंट ने, 4 ही है, ज्यादा नहीं है। कितने आइटम लिखे हैं? 4 आइटम लिखे कि जहां कंसिडरेशन नहीं होता फिर भी क्या लगता है, जीएसटी लगता है। तो उसको डीम सप्लाई बोलते हैं हम लोग। डीम सप्लाई मतलब मानना पड़ता है आपको, डीम करो, डीम्ड मतलब मानो, बता रहा है गवर्नमेंट कि ये है सप्लाई, कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है। फिर हमें पूरे लॉ में, पूरा जो लॉ है ना हमारा, वैसे जीएसटी का लॉ गुड्स इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री के लिए कॉमनली लगता है। पहले लॉ, पहले जमाने में क्या होता था, जीएसटी के पहले 2017 के पहले गुड्स के लॉ अलग थे, सर्विस का लॉ अलग था, ये दोनों को मर्ज किया। देखो जबकि ये दो बहुत अलग अलग इंडस्ट्री है, गुड्स इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री सेम नहीं होती, तो उन्होंने बोला लॉ बनाने के लिए हमने सेम बनाया है जीएसटी, लेकिन उसको फॉलो करने के टाइम पे आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा, क्योंकि गुड्स के सच में नियम अलग है और सर्विस के सच में नियम अलग है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, हम लोग सर्विस सेक्टर में एलिट गुरुकुल P2P मॉडल रन करता है। P2P मॉडल में हम क्या लेते हैं, प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे सीए को, टैक्स कंसल्टेंट को हम क्या प्रोवाइड करते हैं, बैक एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि हमारे पास टीम है, आपके पास काम है, और आपके पास टीम नहीं है, आप काम जनरेट करो, हमारी टीम से करके लो ना, ऐसा हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसमें का एक प्लान कौन सा है अपना, प्लाटिनम प्लान है, गोल्ड है, सिल्वर है, मैं प्लाटिनम प्लान आपको बता रहा हूं। उसमें हम क्या लेते हैं, 15,000 रुपीज का क्या लेते हैं हम, एडवांस लेते हैं कि आप 15,000 रुपीज का रिचार्ज करो और उसके बदले में आप कंपनी बना लो। तो एक कंपनी बनाने का हम 5,000 रुपया लेते हैं, तो इस महीने में कितनी कंपनी बना के दे देंगे उनको, 3 कंपनी बना के दे देंगे, उनका 15,000 रुपया माइनस हो जाएगा। सर उन्होंने 40,000 का काम दिया तो 15,000 तो उनका हमारे पे पहले से ही था, 40,000 का हमने काम किया, 25,000 का बिल रेज हो जाएगा। मैंने क्या बोला, समझ में आ रहा है आपको? लेकिन ये एडवांस लेते हैं हम लोग, 15,000 क्या लेते हैं, अभी काम किया है क्या, सप्लाई किया है क्या, सप्लाई किया नहीं है, लेकिन फिर भी एडवांस के ऊपर भी हमें क्या लेना पड़ता है, जीएसटी लेना पड़ता है। वो डेफिनेशन के थ्रू आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये होता है। लेकिन याद रखो सर्विस इंडस्ट्री में एडवांस के ऊपर क्या लेना पड़ता है, जीएसटी लेना पड़ता है। सेम गुड्स के साथ भी हुआ। तो जब हमने ये कपड़े बनाए अपने एलिट गुरुकुल के नाम से, टी शर्ट बनाए, तो 1 लाख रुपए का बिल हुआ और उसने बोला सर 40% तो आप एडवांस दे दो, तो हमने 40,000 रुपए एडवांस दिया, तो उसने जीएसटी नहीं चार्ज किया। क्यों नहीं चार्ज किया, क्योंकि गुड्स इंडस्ट्री के एडवांस के ऊपर जीएसटी का एप्लीकेशन नहीं है। तो एडवांस के ऊपर टैक्स लगता है कि नहीं लगता, अगर ये कोई सवाल पूछता है आपको। मैंने क्या बोला, अभी गुड्स या सर्विस सप्लाई नहीं हुआ है, अभी क्या लिया गया है, एडवांस। एडवांस समझ में आता है ना, अरे काम करने से पहले वाला पैसा। तो सर्विस सेक्टर का होगा तो लगेगा और गुड सेक्टर का होगा तो क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि गुड सेक्टर में वो मुझे बताओ ना, इसने 40,000 रुपए एडवांस क्यों लिया था, माल लाएगा वो जाके रॉ मटेरियल लाएगा, और उसमें से अगर मैं जीएसटी माइनस कर दूंगा तो उसके पास जो वर्किंग कैपिटल बचता है वो कम हो जाएगा, और वर्किंग कैपिटल जब कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका कैश फ्लो पूरा हिल जाएगा, बिजनेस हिल जाएगा। जबकि सर्विस सेक्टर में एडवांस हम क्यों लेते हैं, ऐसे ही मजा आता है करके। हम जाके रॉ मटेरियल थोड़ी ना क्या खरीदने वाले हैं, ये तो हमारा प्योर इनकम है ना। जो गुड्स इंडस्ट्री उसमें 1 लाख रुपया प्योर इनकम नहीं होता, 1 लाख में का शायद 80,000 85,000 तो उसका मटेरियल में ही जाने वाला है, उसका इनकम खाली 10-15,000 है। तो बोलता है भैया आप एडवांस दोगे तो जाके मैं मटेरियल ला पाऊंगा। उसमें से भी अगर गवर्नमेंट ने ले लिया तो आपको एक वीडियो दिखा देता हूं, ठीक है ना। जब जीएसटी लॉ आया तब क्या हुआ तो आपको समझेगा मैं बताना क्या चाहता हूं। जब जीएसटी लॉ आया ना तो बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, ये दिख रहा है आपको प्रोटेस्ट। सूरत में क्यों हुआ, सूरत में गारमेंट का हब है, और जब जीएसटी लॉ लाया गया था तो एडवांस के ऊपर जीएसटी आ गया था। कौन सा एडवांस, इंडियन एडवांस, गुड्स का भी। और प्रोटेस्ट किसने किया, प्रोटेस्ट किया गुड्स इंडस्ट्री ने। तो गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन किसको दिया, गुड्स इंडस्ट्री को। तो बच क्या गया अभी, तो सर्विस इंडस्ट्री का एडवांस अभी भी टैक्सेबल है, क्योंकि सर्विस वाले कहीं प्रोटेस्ट करने जा नहीं रहे। हाँ दिख रहा है, सब लोग रास्ते पे उतर गए। करोगे प्रोटेस्ट, देखो कैसे मार पड़ती है। पूरा मजे मत लो, अभी बता दिया। आपको प्रैक्टिकल पता होना चाहिए, यही प्रैक्टिकल है। लॉ बनता कैसे, लॉ ऐसे बनता है, ठीक है। जब लॉ बनता है तभी लॉ को रोका जाता है, तभी उसके अगेंस्ट बोला जाता है, तब शायद कुछ हो सकता है। एक बार लॉ, अभी सर्विस सेक्टर ने कुछ प्रोटेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो लॉ अभी एप्लीकेबल हो गया, अभी इंडस्ट्री में नॉर्म बन गया। सर्विस सेक्टर का एडवांस फुल्ली टैक्सेबल, अभी तक सर्विस दिया भी नहीं है। जीएसटी कब लगना चाहिए था, जब मैं सर्विस दूं, बिल दूं।
मुझे पार्टी फुल पेमेंट करे, तब जीएसटी लगना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट ने हल्के से बोल दिया कहीं पे, तो लॉ में भी दिखाऊंगा आपको कहां बोला है। और उसका मतलब ये होता है कि भले सर्विस नहीं भी दिया होगा तभी भी क्या देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। गुड्स इंडस्ट्री वाले समझदार थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, मार खाया, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, नोटिफिकेशन निकाल के एग्जम्पशन दिया। गुड्स इंडस्ट्री को आज भी एडवांस के ऊपर टैक्स नहीं भरना पड़ता। तो याद रखोगे प्रैक्टिकल काम करने के टाइम पे हम जब एडवांस लेंगे तो जीएसटी का बिल जाएगा, ठीक है, लेकिन किसी गुड्स वाले का एडवांस आएगा तो उसका जीएसटी का बिल नहीं जाएगा। ओके, ऑल राइट। तो मैं खाली बताना क्या चाहता था, मैं तो खाली आपको एक एग्जांपल दे रहा था। मैं आपको खाली क्या बता रहा था कि लॉ में हमें डिवाइड करना पड़ेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है और सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होता है। ये सेग्रीगेट करना पड़ता है हमें कि इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे और इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, क्योंकि कहीं कहीं पे कंफ्यूजन होता है। जैसे होटल में आपको क्या मिलता है, गुड्स मिलता है कि सर्विस मिलता है, दोनों। लेकिन अभी आप बोलोगे दोनों मिलता है तो लॉ कैसे अप्लाई करूं। हाँ, तो मैं आपको क्या पूछ रहा था, होटल में आपको गुड्स मिलता है कि सर्विस मिलता है, तो दोनों मिलता है। सैलून में, लेकिन वो मटेरियल भी तो यूज करते हैं, नहीं यूज तो करते हैं, सप्लाई तो हो रहा है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आप घर बना के मांगते हो तो क्या होता है, एक होता है विथ मटेरियल, एक होता है विदाउट मटेरियल, खाली लेबर पेमेंट होता है। तो हम जब बिल्डिंग बना के लेते तो हम खाली लेबर पेमेंट देते हैं, तो सर्विस है, वो पक्का है। लेकिन मैं पूरी बिल्डिंग बना के मांग रहा हूं, बोलता हूं मटेरियल भी आपका और लेबर भी आपका, तो लेकिन दोनों बोल नहीं सकते ना यहां पे। आप समझो प्रॉब्लम क्या होने वाली है। आप दोनों बोलोगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो या तो इसको सर्विस बोलना पड़ेगा, है उसमें दोनों, मुझे भी पता है दोनों है, लेकिन हम दोनों बोल नहीं सकते लॉ में, क्योंकि लॉ में गुड्स इंडस्ट्री का लॉ अलग है और सर्विस का लॉ अलग है। तो हमें अभी डिफाइन करना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन लाइन गुड्स इंडस्ट्री में आएगी कि सर्विस में, जबकि होता दोनों है उसमें। इसलिए तो सवाल भी उसलिए पूछा गया ना कि ये दोनों है कि एक ही है तो दोनों, लेकिन कौन सा। आपको अगर क्लासिफाई करना होता, अगर आपको क्लासिफाई करना होगा तो रेस्टोरेंट भी बोल दो और कंस्ट्रक्शन भी। कौन से इंडस्ट्री में आप रखते, गुड्स इंडस्ट्री में रखते कि सर्विस इंडस्ट्री में रखते। अगर आपको लॉ मेकर पावर देता कि इसको गुड्स, या तो गुड्स इंडस्ट्री में डालो या तो सर्विस इंडस्ट्री में डालो, तो आप रेस्टोरेंट सर्विस को या कंस्ट्रक्शन सर्विस को कौन से इंडस्ट्री में क्लासिफाई करते। उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सर्विस है, तो उसको सर्विस इंडस्ट्री में डाल दिया उन्होंने। तो उन्होंने बोला मानो कि ये सर्विस है ही नहीं, हमें भी पता है दोनों है, लेकिन इसको मान लो सर्विस है, तो डीम्ड सर्विस है, मानना पड़ता है। क्यों मानना पड़ता है, क्योंकि आगे लॉ वैसे अप्लाई करना है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सर्विस इंडस्ट्री माना जाता है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को सर्विस इंडस्ट्री माना जाता है। याद रखोगे आप ये चीज। तो वो ऐसे कौन से सिचुएशन है वो शेड्यूल 2 में लिखा गया। शेड्यूल 2 का नाम है एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलूं कि सप्लाई ऑफ सर्विस बोलूं। और शेड्यूल 3 तो बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से बता सकता हूं मैं कि ऐसा एक शेड्यूल है जिसमें लिखा गया है कि ये नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस है। नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब ये सप्लाई नहीं है, और ये सप्लाई नहीं है तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा क्या, नहीं, क्योंकि जीएसटी लगने के लिए क्या होना जरूरी है, सप्लाई होना जरूरी है। उन्होंने यहां पे बता दिया कि ये सप्लाई नहीं है। सप्लाई नहीं है तो कितनी अच्छी बात है, सप्लाई नहीं है तो टैक्स ही नहीं लगेगा ना। अब आपको रटना क्या है, आपको याद क्या रखना है, ज्यादा मेहनत कहां पे लगेगी, आप मतलब ज्यादा एफर्ट कहां डालो, आप शेड्यूल 3 पे डालो, क्योंकि एक एग्जिट रूट ओपन हो रहा है। एग्जिट रूट मतलब समझ रहा है ना, जीएसटी नहीं लगने का एक रीजन आपको बताऊंगा अभी कि शेड्यूल 3 में हो तो आपको जीएसटी, अरे आपको लेवी याद करनी थी ना, क्या टैक्सेबल था इस दुनिया में जितने भी सप्लाई होते हैं, लेकिन सच में सारे होते हैं क्या, नहीं सर, कुछ कुछ नहीं होते। जैसे मनी नहीं होता, और क्योंकि वो गुड्स ही नहीं है सर्विस ही नहीं है, तो वो पहला एग्जिट रूट हमने याद रखा। अब ये सेकेंड एग्जिट रूट याद रख रहे कि कुछ अगर सप्लाई ही नहीं है, सप्लाई के ऊपर टैक्स है, और कोई अगर एक्टिविटी सप्लाई ही नहीं है, जैसे जॉब पे जाना सप्लाई नहीं है, जॉब पे जाते हो एक्टिविटी करते हो कि नहीं, जॉब पे जाना एक सुबह उठना दिन भर काम करना क्या है,
कंसिडरेशन है कि कंसिडरेशन नहीं है ना? बिना कंसिडरेशन का कौन नाचेगा रे इतना? तो जॉब वाले लोग जीएसटी का नंबर ले रहे हैं क्या? नहीं। 20 लाख के ऊपर भी सैलरी होगी तभी भी जीएसटी का नंबर नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि वो जो कर रहे हैं एक्टिविटी वो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। वैसे तो देखने जाओगे तो सप्लाई ऑफ सर्विस है ना, सेवा ही तो करने आते हो और उसके बदले में पैसा लेते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते थे जॉब पे जाने वाले लोगों के ऊपर क्या आ जाए, जीएसटी का बर्डन आ जाए। तो हमने बोला सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर शेड्यूल 3 में आता है। शेड्यूल 3 में आता है तो उसको वो एक कवच मिल गया जिसके अंदर आप रहोगे तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो शेड्यूल 3 में वो एक्टिविटीज आपको याद करनी पड़ेंगी कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। क्योंकि हम याद क्या करना चाहते हैं, हम समझना क्या चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं कि क्या टैक्सेबल है। लेकिन क्या टैक्सेबल है वो समझने का तरीका क्या है? आप याद रखो कि क्या क्या टैक्सेबल नहीं है। मैंने क्या बोला समझा आपको? तो अभी हम स्टैट्यूटरी प्रोविजन पढ़ेंगे। प्रोविजन मतलब लॉ पढ़ रहे हैं, जिंदगी में पहली बार आप कोई लॉ पढ़ रहे हो। सेक्शन 7 कौन सा एक्ट का? सीजीएसटी एक्ट 2017 का। पहले पढ़ाता हूं, सुनो मेरी बात सुनो। मैं लिखाऊंगा आप लोगों को, आप नहीं लिखोगे फिर भी मैं जबरदस्ती लिखाऊंगा। सुनो तो सही, कौन सा एक्ट में हम लोग है? सीजीएसटी एक्ट है। समझना ज्यादा जरूरी है, लिखना ज्यादा जरूरी नहीं है। नहीं लिखना भी जरूरी है, नहीं तो बाद में बोलोगे अच्छा समझ लिया सर लिखूंगा नहीं। नालायक, समझने के बाद उसको याद रखना भी जरूरी है और याद रखने के लिए लिखना जरूरी है। ठीक है? तो मैं आपको लॉ पढ़ा रहा हूं। मैंने आपको पहले ही बता दिया मेरा लॉ बहुत वीक है, मेरा कॉमन सेंस स्ट्रांग है लेकिन लॉ वीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जो टैक्सेशन लॉ है वो कॉमन सेंस से बना है। तो अगर आप लोगों का कॉमन सेंस स्ट्रांग है और आपका भी लॉ वीक है तभी भी आपको टैक्स लॉ समझ में आ जाएगा। क्योंकि टैक्स लॉ में बहुत सारी चीजें जो लिखी गई है, मेजॉरिटी 80% प्लस वो लॉजिकल है, कॉमन सेंस है। अगर आप लॉ मेकर होते, मतलब आपको अगर गवर्नमेंट आके कल बोलेगा कि आप जो पेपर में लिखते हो, कल परसों आपका रिजल्ट लगा ना एमबीए का, हाँ, आप भैया ऐसे चीजें लिखते हो जो इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करती, तो आप अच्छे लॉ मेकर बन सकते हो। तो हमें कोई नया लॉ बनाना है तो आपको शायद काम मिल सकता है फ्यूचर में। तो आप जब लॉ लिखने के लिए बैठोगे, आप जो लिख सकते हो, आपका दिमाग जैसा सोच सकता है वैसे ही लॉ बना है। क्योंकि लॉ भी किसी की सोच है, पहले किसी ने सोचा और फिर लिखा। ऐसा नहीं कि लिखा और बोला हाँ क्या लिखा मैंने, वो तुम्हारे साथ होता है एग्जाम में, ठीक है ना? दैट्स द वे यू राइट द एग्जाम। हाँ, तो लॉ का अरेंजमेंट कैसे होता है? तो लॉ एक्ट होता है, एक्ट में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स के अंदर सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस के अंदर सब सेक्शन होते हैं, सब सेक्शन के अंदर क्लॉजेस होते हैं।